ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? मैट्रिक्स एडिशन पढ़ रहे थे, राइट, कल के क्लास में। और हम क्या पढ़ रहे थे कि दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं? अगर दोनों का ऑर्डर बराबर हो। अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m/n है तो मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर वही m/n रहना चाहिए, ताकि दोनों को ऐड कर सको, है ना। एंड दोनों को ऐड करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर क्या रहेगा? वही m/n रहेगा। और ये न्यू मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपको कैसे मिलेगा ना? दोनों मैट्रिसेस के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते चलो, है ना। सपोज मैट्रिक्स ए का अगर मैं मतलब उसको ऐसे लिखता हूँ aij स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m/n, एंड मैट्रिक्स बी को सपोज लिखता हूँ bij स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m/n। तो मैंने समझाया था कल कि aij क्या होता है ना? ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। bij क्या होता है ना? ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। फिर सी जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट क्या होगा ना? मैट्रिक्स ए का ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट प्लस मैट्रिक्स बी का ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट, है ना। तो दोनों मैट्रिसेस का ith रो jth कॉलम वाले एलिमेंट को ऐड करोगे तो न्यू मैट्रिक्स का ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट प्रकट हो जाएगा, है ना। एंड ऑर्डर वही m/n रहेगा। आई होप आपको ये सब कल समझ में आया था, राइट। फिर हम स्केलर मैट्रिक्स ओके, फिर हम एक मैट्रिक्स के साथ स्केलर भी मल्टीप्लाई किए थे। तो मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करते वक्त क्या कर रहे थे? पूरा मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट के साथ वो स्केलर जाके मल्टीप्लाई हो जा रहा था, है ना। ओके, तो उसको लेके एक वर्ड प्रॉब्लम अभी करेंगे। यही जो मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स के साथ एक जो स्केलर मल्टीप्लाई किए उसको लेके एक वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। बहुत इजी सा वर्ड प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्ट नहीं है। उसको करने के बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्कशन करेंगे। ओके, बहुत इजी सा सवाल है, देखो क्या रखा है। टू फार्मर्स रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टीवेट ओनली 3 varieties of rice, namely बासमती, परमल एंड नौरा। दो फार्मर है, एक का नाम है रामकिशन, दूसरा का नाम है गुरुचरण सिंह। अब ये दोनों फार्मर ये 3 राइस कल्टीवेट करते हैं, बासमती, परमल, नौरा। The sale in rupees of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B। ये दो मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं और ये दोनों मैट्रिसेस में रामकिशन एंड गुरुचरण का ये तीनों वैरायटीज ऑफ राइस में सितंबर की महीने में कितने सेल हुआ है एंड अक्टूबर की महीने में कितने सेल हुआ है, ये दो मैट्रिसेस में दिया गया है। तो चलो मैट्रिसेस को पहले समझ लेते हैं क्या लिखा गया है, क्लियर और नॉट। ओके, तो पहले मैट्रिक्स ए को ऑब्जर्व करो, इसमें क्या लिखा गया है। मैं थोड़ा और जूम आउट जूम इन कर लेता हूं। ओके बेटा, ये लिखा गया है कि जो रामकिशन है ना उसके लिए पहला रो पूरा रामकिशन का है। पहला रो किसका है? रामकिशन का। दूसरा रो किसका है भाई? गुरुचरण का, है ना। दूसरा रो गुरुचरण। और महीना कौन सा? सितंबर महीना। तो सितंबर महीना में रामकिशन का बासमती चावल में उसने कितना सेल किया है? 10,000 रुपया सेल किया है। सितंबर महीना में परमाल चावल का रामकिशन ने कितना सेल किया? 20,000 सेल किया। नौरा चावल का 30,000 रुपया का नौरा चावल सेल किया, क्लियर है ना। एंड वही सितंबर महीना में गुरुचरण ने 50,000 रुपया का बासमती चावल, 30,000 रुपया का परमाल चावल एंड 10,000 रुपया का नौरा चावल सेल किया। बिल्कुल उसी तरह मैट्रिक्स बी को अगर देखो, यहाँ पर भी पूरा फर्स्ट रो रामकिशन का है, पूरा सेकंड रो गुरुचरण का है ना। अक्टूबर की महीने में रामकिशन ने 5,000 रुपया का बासमती चावल बेचा, 10,000 रुपया का परमाल चावल बेचा, 6,000 रुपया का क्या बेचा? कैंट अपडेट 6,000 रुपया का क्या बेचा? नौरा चावल बेचा, है ना। गुरुचरण ने 20,000 रुपया का बासमती चावल, 10,000 रुपया का परमाल चावल एंड 10,000 रुपया का नौरा चावल बेचा। क्या आपको दोनों मैट्रिसेस क्लियरली समझ में आ गया? क्लियर कट? ओके ओके, अभी सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में 3 बीट आपको दिए गए हैं, मतलब 3 बीट में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। और मैं बोल ही देता हूं कि पहला बीट आपका एडिशन का है, दूसरा बीट मैट्रिक्स से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन का है,
तीसरा बिट मैट्रिक्स में स्केलर को मल्टीप्लाई करने का है ना। तो 3 बिट का सवाल है। पहला बिट, फाइंड द कॉम्बाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी, फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। मतलब क्या है कि सितंबर एंड अक्टूबर महीने में टोटल कॉम्बाइंड सेल, ये जो तीनों वैरायटी बासमती, परमाल और नोरा, ये तीनों वैरायटी में सितंबर और अक्टूबर महीने में कितना कॉम्बाइंड सेल हुआ है दोनों फार्मर्स का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, ये दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे ना, मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को ऐड कर देंगे। ऐड करने से आपका क्या होगा, देखो ये दोनों मैट्रिक्स को बेटा ऐड करके मुझे बताओ क्या होगा। 10,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा रे, 15,000 है ना। अच्छा मैं 1000 को एक काम करता हूँ, मैं 1000 को के लिख दूंगा, चलेगा? आपको समझ में आ जाएगा। 15K एग्जाम में नहीं लिखने का, एग्जाम में नहीं लिखने का, शॉर्ट वे में लिख रहा हूँ ताकि जगह बच्चे जल्दी हो जाएगा ना। 20,000 प्लस 10,000 क्या होगा, 30,000 है ना, 30K। आप एग्जाम में के मत लिखना। 30,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा, 36,000 है ना, 36K। 50,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा, 70,000, 70K। 30,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा, 40K। 10,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा, 20K। और पहला रो ऑब्वियसली रामकिशन का है एंड दूसरा रो यहाँ पर भी गुरुचरण का है। एंड जो पहला कलम ये मैट्रिक्स ए प्लस बी कर रहे हो, ये जो पहला कलम है बासमती चावल का है, दूसरा कलम परमाल चावल का है, तीसरा कलम नोरा चावल का है। एंड ये पहला रो रामकिशन का है, दूसरा रो गुरुचरण का। एंड ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला, ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है ना, बोथ सितंबर एंड अक्टूबर महीने, टोटल सितंबर एंड अक्टूबर महीने में रामचरण ने बासमती चावल का 15,000 रुपया का सेल किया है ना। यहाँ पर इंडिविजुअल सितंबर एंड अक्टूबर महीना का दिया था, इसमें क्या आ गया, सितंबर और प्लस अक्टूबर है ना, सितंबर अक्टूबर दोनों को मिला के उसका कितना सेल हुआ बासमती चावल का, 15,000। एंड दोनों महीने में टोटल परमाल चावल का उसने 30,000 सेल किया है, नोरा चावल का 36,000 सेल किया है। गुरुचरण सितंबर अक्टूबर मिला के 70,000 का बासमती चावल बेचा है, 40,000 परमाल चावल का बेचा है, 20,000 नोरा चावल का बेचा है। क्या आपको समझ में आ गया ये चीजें? आगे चलें? ओके ओके ओके। अब आते हैं सेकंड बिट पर। सेकंड बिट क्या देखा जरा पढ़ते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लूं। ओके, तो आपको क्या करना है, बस ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके लिख देना है। ऐड करने के बाद क्या करोगे, पूरा वर्ड में लिखोगे। वर्ड में क्या लिखोगे कि वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल छोटा है, तो आप खाली दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके ऊपर ऐसे लिखोगे, बासमती, परमाल, नोरा, रामकिशन, गुरुचरण, जैसे मैं लिखा था है ना। और ऊपर लिख दोगे सितंबर प्लस अक्टूबर मंथ, ओके, इन सेल इन रुपीज, ठीक है ना। बिट 2 देखो क्या रखा है, फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर महीना से अक्टूबर महीना में कितना सेल का डिक्रीज हुआ दोनों फार्मर के, तीनों वैरायटीज ऑफ राइस में, है ना। सितंबर से अक्टूबर महीना तक कितना डिक्रीज हुआ राइस के सेल में। तो बेटे क्या करेंगे, इसके लिए मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। सितंबर महीने के सेल में से अक्टूबर महीने के सेल को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना डिक्रीज हुआ है सेल में। तो करो, माइनस करो बेटे, दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना आपको आता है। पहला 10,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा, 5,000। 20,000 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा, 10,000। 30,000 माइनस 6,000 कितना हो जाएगा, 24,000। 50,000 माइनस 20,000 कितना हो जाएगा, 30,000। 30,000 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा, 20,000। 10,000 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा, 0। और ये रामकिशन का है, ये गुरुचरण का है, और ये चावल बासमती चावल का, और ये परमाल चावल का, और ये नोरा चावल का। तो ये मैट्रिक्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है,
पहले तो पहला रो रामचरण का है, दूसरा रो गुरुचरण का है। पहला रो राम किशन का, दूसरा रो गुरुचरण का। तो पहला रो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है ना, रामचरण का सितंबर से अक्टूबर महीना तक बासमती चावल में 5,000 रुपया कम सेल हुआ है। अब जरा खुद देख लो, अब सितंबर महीना में 10,000 रुपया का सेल किया था बासमती चावल का, अक्टूबर महीना में 5,000 रुपया का सेल किया बासमती चावल में, तो कितना सेल में डिक्रीज आया, 5,000 है ना, वही लिखा है। उसी तरह राम किशन का परमाल चावल में सितंबर से अक्टूबर तक कितना सेल में डिक्रीज आया, 10,000। आगे आप कर लोगे, समझ में आता है कि नहीं क्लियरली? यस ओके, यस सर। बीट 2 देखते हैं, बीट 3 देखते हैं। बीट 3 है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पर बोला है कि इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, अगर दोनों फार्म, ग्रॉस मतलब टोटल, अगर दोनों फार्मर 2% प्रॉफिट किए हैं, है ना, सारे सेल्स में 2% प्रॉफिट किए हैं, सारे सेल्स में कितने परसेंट प्रॉफिट किए हैं, 2% प्रॉफिट किए हैं। कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सपोज मैं आपको सेल प्राइस, सपोज मैं आपको बोल देता हूँ कि उसने लेट से उसने मतलब सपोज 10,000 रुपया का सेल से 10,000 रुपया, है ना, एंड 10,000 रुपये में 2% उसके प्रॉफिट ग्रॉस, देखो क्या लिखा है, 2% प्रॉफिट ऑन व्हाट, ऑन व्हाट, ऑन व्हाट, ऑन ग्रॉस सेल, है ना, ऑन ग्रॉस सेल, है ना। तो सपोज उसका सेल्स हुआ है 10,000 एंड उस ऑन सेल्स मतलब इसी 10,000 के ऊपर उसका प्रॉफिट हुआ है 2% प्रॉफिट ऑन सेल्स के ऊपर। तो बेटे प्रॉफिट कितना होगा, असलियत में पैसों में प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 2%, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल्स के ऊपर प्रॉफिट निकाला जा रहा है, तो क्या होगा, 10,000 में 2% खाली मल्टीप्लाई कर दें, काम खत्म। अरे मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कितना आ जाता है, 200 रुपया, है ना, 200 रुपया का उसमें प्रॉफिट, क्लियर, प्रॉफिट किया है ना, मतलब 10,000 रुपया का सेल किया है और उसमें प्रॉफिट उसका कितना हुआ है, 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे हो, राइट, ऑन ग्रॉस सेल्स। आगे चलें, ओके। तो उसने बोला है कि अक्टूबर का महीने में तीनों वैरायटीज ऑफ राइस में दोनों फार्मर्स का प्रॉफिट कितना हुआ है रुपीज में, बताओ। परसेंटेज में तो बोल दिया है कि पूरा सारे ग्रॉस सेल में 2% प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या करेंगे, अक्टूबर का महीना का मैट्रिक्स देखो, अक्टूबर का महीना का मैट्रिक्स देख रहे हो, पूरा अक्टूबर महीना का जो मैट्रिक्स है उसमें क्या कर देंगे, 2% जो स्केलर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मेरा बात समझ में आ गया आपको? तो थर्ड बिट के आंसर के लिए हम क्या करेंगे ना, 2% इंटू व्हाट, मैट्रिक्स बी, है ना, मैट्रिक्स बी में 2% मल्टीप्लाई करेंगे। 2% मतलब 2% एक स्केलर है, व्हाट इज 2%, 2/100, है ना। तो चलो देखते हैं, तो दैट मीन्स 2% इंटू व्हाट, मैट्रिक्स बी क्या है बेटे, 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000, फिर वही 10,000। तो बेटा कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है मैट्रिक्स में, जाके ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना। तो आप कृपया करके रफ पेपर में कैलकुलेट करो, 5,000 का 2% कितना होगा, 5,000 में 2% मल्टीप्लाई करो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन 5,000 में 2% मल्टीप्लाई करो, 5,000 इंटू 2/100 कितना होता है, 100, वेरी गुड। 10,000 इंटू 2/100 कितना होगा, 200। 6,000 इंटू 2/100 कितना होगा, 120। 20,000 इंटू 2% कितना होगा, 400। 10,000 इंटू 2%, 200, 200। बस खाली ऊपर लिखने का, ये बासमती चावल के लिए, ये परमाल चावल के लिए, ये नौरा चावल के लिए, और ये राम किशन का रो है, ये गुरुचरण का रो है। ओके, अच्छा तो ये मैट्रिक्स हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है वो भी समझ लेते हैं। क्या मिलता है
कि जो अक्टूबर का महीने में बासमती चावल में रामकिशन 100 रुपया प्रॉफिट किया है ना, एंड परमाल चावल बेचने में उसने 200 रुपया प्रॉफिट किया है अक्टूबर महीने में। नौरा चावल बेचने में 120 रुपया प्रॉफिट किया। उसी तरह गुरुचरण ने बासमती चावल बेचने में 400 रुपया प्रॉफिट किया, परमाल चावल बेचने में 200 रुपया प्रॉफिट किया, एंड नौरा चावल बेचने में 200 रुपया प्रॉफिट किया। तो इससे ये इन्फॉर्मेशन मिल गया मल्टीप्लिकेशन करने से। क्लियर नॉट? तो ये हो गया आपका आंसर। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? शुड वी मूव ऑन टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नाउ? यस। ओके, ठीक है। अच्छा देखो हमारा वही सा नंबर आया ना, 100, 200, 120, 400, 200, 200। क्लियर है नॉट? अच्छा यस। ओके, अब आते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेट मी टेल यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हल्के में मत लो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे चीज़ें सीखने को आपको मिलेगा, अभी बहुत सारे रूल्स आपको याद रखने हैं। मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इजी थे, बहुत इजी थे, खाली कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया, मिल गया। और दोनों मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी मैं समझ में आता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, वगैरह वगैरह। लेकिन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ट्रिकी है, एंड बिल्कुल मैट्रिक्स कोई रियल नंबर नहीं है कि रियल नंबर की तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, रियल नंबर नहीं है। और मैट्रिक्स रियल नंबर नहीं है तो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन वाला रूल भी इधर अप्लाई नहीं कर दोगे, है ना। इधर प्रॉपर्टीज सीखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। खाली नाम का मल्टीप्लिकेशन है बट रियल नंबर की तरह कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अरेंजमेंट, दो अरेंजमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात पूरा अलग है। ओके, तो पहला बात है कि कब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। क्या मैं कोई भी दो मैट्रिक्स दे दूं उठा के आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो? नो, एब्सोल्युटली नॉट। दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई किया जा सकता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन कैन वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस? क्लियर और नॉट? ओके, रिज्यूम करता हूँ। हाँ, ओके ओके ओके, बस ठीक है। तो चलो समझते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि कब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, व्हेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, है ना। ओके बेटे, सपोज एक मैट्रिक्स ए है, सपोज एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर अगर m बाई एन है, एंड सपोज अनदर मैट्रिक्स बी है एंड उसका ऑर्डर सपोज n बाई पी है। क्या है उसका ऑर्डर? n बाई पी। मेरा बात समझ रहे हो? मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n। मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज कितने हैं? n। मतलब मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज बराबर है ना। ऐसे सिचुएशन में ही, सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिचुएशन में ही आप ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब a इंटू बी कर सकते हो। तो कब a इंटू बी डिफाइंड है ना? व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए is equal to number of rows of matrix B, then only A into B is defined, then only A into B is defined। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, लिखूंगा भी, लेकिन जितना बोलना उतना पहले समझो, है ना। ज्यादा और अंदर मत घुस जाओ, मैं धीरे धीरे ले रहा हूं आपको, हौले हौले। तो A इंटू बी कब डिफाइंड होगा? अगर A का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड B का नंबर ऑफ रोज अगर बराबर हो तो। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3/4, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है मानो 4/8। क्या ए इंटू बी डिफाइंड है? कैन वी मल्टीप्लाई ए एंड बी? यस। क्यों? बिकॉज ए का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड बी का नंबर ऑफ रोज बराबर है ना। मतलब ए का ऑर्डर का जो सेकंड वाला नंबर, बी का ऑर्डर का जो पहला वाला नंबर, दोनों सेम होने चाहिए। अच्छा, अगर मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2/3 और एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 4/2, क्या मैं a इंटू बी डिफाइंड है? क्या मैं a को b के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ?
क्या ये दोनों सेम है? नो राइट, 3 4 सेम है क्या? नो सर। इसका नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका नंबर ऑफ रो अलग आ रहे हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी कब डिफाइंड होगा? अगर ए का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड बी का नंबर ऑफ रो बराबर हो तो। क्लियर, मेरा बात समझ में आया? पहला बात, ठीक है। अब देखो, जब मैं ए इंटू बी करूंगा, मतलब मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा, मानो उसका नाम सी है, मानो उसका नाम क्या है? सी है। अब मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या होगा पता है आपको? एम क्रॉस पी। क्या होगा उसका ऑर्डर? एम क्रॉस पी। मेरा बात समझ में आ गया क्लियरली? हेलो? यस सर। अच्छा, यस सर। अब ये दोनों मैट्रिक्स ए बी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो जो मैट्रिक्स मिलेगा सी, उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/8। क्या होगा उसका ऑर्डर? 3/8। मेरा बात समझ में आ रहा है? बट दिस टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। मेरा बात समझ में आया? क्लियर? ओके, तो फिर रूल लिख दें, पहले रूल लिख दें। लिखो, लेट ए एंड बी बी टू matrices, AB is defined only when number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B. Clear or not? अगर मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रो बराबर हुए, तब जाके हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरा बात समझ में आ गया क्लैरिटी के साथ? ओके, दूसरा बात है, अरे समझ में आया कि नहीं? हेलो? दूसरा बात है, if AB is defined, if AB is defined, if AB is defined, it doesn't necessarily mean, it does not necessarily mean that BA is also defined। भाई अगर ए बी डिफाइंड हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि बी ए भी डिफाइंड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं ए एंड उसका ऑर्डर ले रहा हूं 3/4, और एक मैट्रिक्स ले रहा हूं बी, उसका ऑर्डर में ले रहा हूं 4/8। अब देखो बेटे, ए बी यहाँ पर डिफाइंड है, राइट? ए बी इज डिफाइंड है ना? अरे ए बी क्यों डिफाइंड है? क्योंकि ए का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड बी का नंबर ऑफ रोज बराबर है। क्लियर और नॉट? मतलब ऑर्डर का, इसका ऑर्डर का सेकंड नंबर एंड इसका ऑर्डर का पहला नंबर बराबर है। बट इज बी ए डिफाइंड? क्या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है? नो सर। नो। काहे नहीं भाई? क्योंकि अगर आप देखो, बी का ऑर्डर क्या है भाई? 4/8। ए का ऑर्डर क्या है? 3/4। क्या मैं बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या बी का नंबर ऑफ कॉलम्स ए का नंबर ऑफ रो बराबर है क्या? नो सर। नहीं है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नॉट डिफाइंड। तो बी ए इज नॉट डिफाइंड बट ए बी इज व्हाट? डिफाइंड, है ना? तो मैं वही लिखा हूं कि अगर ए बी डिफाइंड हो गया तो ये डजंट नेसेसरीली मीन, ये नेसेसरीली ये नहीं मीन करेगा कि बी ए भी डिफाइंड हो जाए, है ना? तो ए बी डिफाइंड हो गया लेकिन बी ए डिफाइंड नहीं हुआ। क्लियर और नॉट? इसके बाद समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा ना? इफ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर m/n, matrix B is of order n/p, then AB is of order, क्या होगा भाई बताओ? AB का ऑर्डर क्या होगा? अभी बताया था। सर m/p। हाँ, m/p है ना? ओके, तो एग्जाम्पल, अगर मैं मैट्रिक्स ए ले रहा हूँ जिसका ऑर्डर है, लिख देता हूँ एग्जाम्पल की, वहीं पर ही लिख देते हैं ऐसे करके।
बी का ऑर्डर n बाई पी है, तो दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे सी, उसका ऑर्डर आ जाएगा m बाई पी, है ना, m बाई पी, ये दोनों, है ना, ये दोनों नंबर। ओके, अब न्यू, अब क्या बात होगा कि देखो बेटे, इन ए बी A is called pre-multiplier. A is called what? Pre-multiplier. And B is called what? Post-multiplier. मेरा बात समझ में आ रहा है? देखो रियल नंबर में क्या था, 5 इंटू 3 5 इंटू 3 15 था, 3 इंटू 5 15 था, डिफाइन हो रहा था, सब हो रहा था, लेकिन मैट्रिक्स नंबर नहीं है ना, मैट्रिक्स खाली देखो नाम का मल्टीप्लिकेशन है, नाम का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ पर कोई रियल नंबर की तरह वगैरह मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये खाली नाम का है, बस दो मैट्रिक्स के बीच में ऑपरेशन हो रहा है, कुछ मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसीलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोला जा रहा है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कुछ मतलब मल्टीप्लिकेशन क्यों बोला जा रहा है आगे आपको समझ में आ जाएगा जब हम करेंगे, मतलब जब वर्ड प्रॉब्लम जब करेंगे। तो फिलहाल आप इसको रियल नंबर की तरह मत समझ लेना, ठीक है ना, रूल पूरा अलग अलग है, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ये अरेंजमेंट है पूरा अलग अलग है ना, तो आपको रूल्स याद रखने होंगे। तो ए बी में ए को क्या बोला जाता है, प्री मल्टीप्लायर, एंड बी को क्या बोला जाता है, पोस्ट मल्टीप्लायर। क्लियर और नॉट? ओके, तो आई होप आपको समझ में आया। अच्छा ओके, तो अब अगर ये आपको समझ में आ गया तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है कि नहीं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्लियर और नॉट? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, कैन ए rectangular matrix be multiplied with itself? Rectangular matrix be multiplied with itself? With itself? क्या आप एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो? मतलब बेटे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, क्या बताओ? नो, राइट? नो सर। नो, क्यों? देखो मानो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, अभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ए को हम क्यों बोल रहे हैं, वजह क्या है, क्योंकि उसका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हो रहे होंगे, इसलिए उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं ना। लेट ए इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लेट ए इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों बोला जा रहा है, उसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग है, मतलब एम एंड एन बराबर नहीं है। अब अगर हम मैट्रिक्स ए को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, देखो क्या होगा, ए इंटू ए कब डिफाइंड होगा, अगर ये दोनों नंबर बराबर हो तो, है ना, ए का नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू ए का नंबर ऑफ रोज, तभी जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन हमें तो पता है कि एम एंड एन बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो क्या एन एम अगर बराबर नहीं है, क्या ए इंटू ए पॉसिबल है? नो, राइट, नॉट डिफाइंड। तो आंसर क्या होगा? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ओके, आप एग्जाम्पल ले जा सकते हो, क्या आप एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एग्जाम्पल ले सकते हो, क्या दोनों नंबर सेम है? क्या नहीं है, है ना, तो इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके। अच्छा, ओके ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट, अच्छा आप पहले इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट उठा लो। हाँ, ले जाओ, लगे, ले जाओ, यस सर। लगे, ओके, ले जाओ, ओके ठीक है, आज ही तुरंत उसको लिख लोगे, है ना। ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है कि नहीं, उसके ऊपर एक सवाल करते हैं, अच्छा खासा सवाल है, बुक से ही डायरेक्ट करते हैं ना। ओके, ये सवाल को देखो। अच्छा, अभी तक हम मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो नहीं पढ़े हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है कि नहीं है उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो चलो ये सवाल देखते हैं ना, बहुत मज़ेदार सवाल है ये वाला सवाल। एग्जाम्पल 3, उसने बोला है कि एस्यूम
X, Y, Z, W and P are matrices of order 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3। मतलब मैट्रिक्स X का ऑर्डर क्या है 2 by n है, मैट्रिक्स Y का ऑर्डर क्या है 3 by k है, मैट्रिक्स Z का ऑर्डर क्या है 2 by p है, मैट्रिक्स W का ऑर्डर क्या है n by 3 है, मैट्रिक्स P का ऑर्डर क्या है p by k है ना। मेरे बात समझ रही होगी नहीं? ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इनको देखे हमें ये क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है ना, तो मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम दूंगा और आप मुझे बताओगे। द रेस्ट्रिक्शन ऑन, अरे रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हाँ यस, द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी, मतलब एन के पी इनके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन रहना चाहिए सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, पी वाई प्लस डब्ल्यू आई इज डिफाइंड। क्या एन के पी के बीच में, क्या एन के पी को लेकर क्या रेस्ट्रिक्शन लेना चाहिए? तो यहाँ पर आपको 3 बीट दे रखा है। बीट 1, के शुड बी इक्वल टू 3, पी एंड एन शुड बी इक्वल टू ईच अदर। बी, के इज आर्बिट्ररी, के कुछ भी हो सकता है, पी इज इक्वल टू 2। सी, पी इज आर्बिट्ररी, के इज इक्वल टू 3, मतलब पी कुछ भी हो सकता है, के 3। डी, के का वैल्यू 2 होना चाहिए, पी का वैल्यू 3 होना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताओ। थोड़ा और एक बार समझा देंगे? और एक बार, वेरी गुड, लिसन। यहाँ पर हमें बेसिकली 3 मैट्रिसेस, सॉरी ये सारे मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं। एक्स मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भाई बताओ 2 by n। वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 by k। जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by p। डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर n by 3। पी मैट्रिक्स का ऑर्डर p by k। वो बोल रहा है कि एन के पी इनके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, मतलब इनका वैल्यू कैसे होना चाहिए ताकि ये जो एक्सप्रेशन पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड। अच्छा सुनो मेरे बात, ठीक है सर Let's- k is arbitrary, p is equal to 2। k इज आर्बिट्ररी, p इक्वल टू बार निकला। अच्छा तो फिर देखते हैं, सुनो मेरे बात, ध्यान सुनो। एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन, एवरीबॉडी पेइंग क्लोज अटेंशन, पेइंग क्लोज अटेंशन। ओके, अब मेरा बात ध्यान सुनो बेटा, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड होना चाहिए। अच्छा लेकिन उसके पहले तो पी वाई डिफाइंड होना चाहिए ना, पहले तो पी वाई खुद डिफाइंड होना चाहिए, डब्ल्यू वाई खुद डिफाइंड होना चाहिए, फिर दोनों डिफाइंड होने के बाद दोनों का सॉम भी डिफाइंड होना चाहिए। अरे मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर और नॉट? ओके बेटे, पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है पी बाई के, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 बाई के। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा सिचुएशन में पी वाई डिफाइंड होगा? के इक्वल टू सर हाँ, के का वैल्यू 3 होना चाहिए कंपल्सरीली। तो अगर एंट्रेंस में ये सवाल आता है और आप ये चारों ऑप्शन को देखते हो तो तुरंत ये 3 ऑप्शन कट जाते हैं सीधा सीधा। बेटे ये तो पूरा हलाल हो जाता है, के इज इक्वल टू 2 बोला है, पूरा हलाल हो गया, क्योंकि यहाँ पर के इक्वल 2 हो गया तो ये पी वाई डिफाइंड ही नहीं होगा। सी बी तो हलाल हो गया क्योंकि सी में बोला है के आर्बिट्रेरी, मतलब के कुछ भी हो सकता है, जबकि हमें पता है कि के कंपल्सरीली 3 होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन फिर भी हम बाकी भी देखते हैं ना, बाकी भी देखते हैं ताकि ये भी समझ में आ जाए कैसे पी इज इक्वल टू एन होना चाहिए। अच्छा तो ये पता चला कि के इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, फिर डब्ल्यू आई भी डिफाइंड होना चाहिए। अभी डब्ल्यू का ऑर्डर क्या दे रखा है एन बाई 3, वाई का ऑर्डर क्या दे रखा है रे 3 बाई के। अब देखो डब्ल्यू आई डिफाइंड है क्योंकि उसने पहले से ही दे रखा है डब्ल्यू का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड वाई का नंबर ऑफ रोज उसने पहले ही सेम दे रखा है। ओके क्लियर? ओके ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यस सर। मुझे एक बात आप बताओ कि पहला बात है कि के शुड बी इक्वल टू 3, पी वाई डिफाइंड होने के लिए के एंड 3 बराबर होना चाहिए।
अब जब आप पी वाई को मल्टीप्लाई करोगे, मानो k इज इक्वल टू 3 हो गया, मानो k इज इक्वल टू 3 हो गया और आप ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो पी वाई का ऑर्डर क्या होगा? पी बाई के होगा, है ना? क्या होगा उसका ऑर्डर? पी वाई का ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर जो होगा ये होगा पी बाई के। मानो पी वाई को मल्टीप्लाई करने से हमें मिल रहा है ए मिल रहा है, तो ए का ऑर्डर क्या होगा भाई? पी बाई के। मेरा बात समझ रही है? ये 1 मार्क का सवाल है, इसमें रॉफ में करके निकालना होता है ना। मानो दोनों को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स ए मिला जिसका ऑर्डर क्या होगा भाई? पी बाई के। ओके, अच्छा डब्ल्यू आई, बेटे डब्ल्यू आई को मल्टीप्लाई करके मानो बी मिला, मैट्रिक्स बी मिला, उसका ऑर्डर क्या होगा? एन बाई के। एन बाई के। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं? पी वाई को डब्ल्यू आई में ऐड कर रहे हैं, मतलब मैट्रिक्स ए जो कि इसका ऑर्डर पी बाई के है, उसको हम मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर एन बाई के है उसके साथ ऐड कर रहे हैं। अब देखो दो मैट्रिक्स को कब ऐड किया जा सकता है? जब दोनों का ऑर्डर बराबर हो, मतलब ए का नंबर ऑफ रोज एंड बी का नंबर ऑफ रोज भी सेम होना चाहिए, एंड कॉलम तो ऑलरेडी सेम होके ही है। क्लियर और नॉट? तो एन इज इक्वल टू पी होना चाहिए। अरे मेरे बात समझ में आ रहा है? हेलो, क्या बुझेला ना रे? यस सर। ओके, अच्छा, if n is equal to p then the order of the matrix 7x minus 5z। अच्छा बेटे x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बताओ? 2/n है। 2/n। z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बताओ? z का ऑर्डर 2/p है। 2/p। 2/p। if n is equal to p, मानो n और p बराबर है, मानो n और p बराबर है, ठीक है ना? n इज इक्वल टू p, उसने बोला if n इज इक्वल टू p, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई? बहुत ही इजी बात है ना। अगर n इज इक्वल टू p, क्योंकि देखो बेटे 7x का ऑर्डर क्या होगा बेटे? x का ऑर्डर जो होगा 7x का ऑर्डर भी तो वही होगा ना। मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई करने से थोड़ी ना ऑर्डर चेंज हो जाता है, ऑर्डर तो वही रहता है ना। अरे x का ऑर्डर जो है 7x का ऑर्डर भी वही रहेगा, है ना। z का ऑर्डर जो है 5z का भी ऑर्डर वही रहेगा ना, 5 स्केलर मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा। अभी 7x माइनस 5z हम कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स कब सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में वही बात है, दोनों का ऑर्डर सेम हो, मतलब इसका 2 बराबर है और इसका n इसका p के साथ भी बराबर होना चाहिए, जो कि उसने ऑलरेडी दे रखा है कि n इज इक्वल टू p। अरे n इज इक्वल टू p उसने दे रखा है ना, n इज इक्वल टू p, मतलब ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, मानो मैट्रिक्स ए मिल रहा है, उसका भी तो ऑर्डर वही रहना चाहिए ना। दोनों का ऑर्डर जो है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो वही ऑर्डर तो सेम रहना चाहिए ना। अरे समझ रहे हो? तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2/n या फिर 2/p, है ना, क्योंकि 2/n जो है 2/p वही है ना, दोनों का ऑर्डर लिखा है ना, n इज इक्वल टू p। अरे लिखा है ना n इज इक्वल टू p, Yes. तो वही 2/n ऑर्डर रहना चाहिए। अच्छा, मैं अगर बोलूँ वही 2/p ऑर्डर रहना चाहिए, वो भी तो चलेगा ना, बिकॉज n इज इक्वल टू p। तो ये दोनों में से जो आंसर दिया है वही आंसर आपका है। तो देखो 2/n दे रखा है, वही आपका आंसर है। आगे चलें? ओके, अरे समझ में आ गया क्लैरिटी के साथ? ओके, ठीक है। हेलो भाई, गॉट इट? अच्छा, यस ओके। अब हम बड़े प्यार से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। बिल्कुल गेम है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल गेम है। चेस खेलते वक्त आपको रूल्स पता होता है कि घोड़ा ऐसे चलेगा, हाथी ऐसे चलेगा, सोल्जर ऐसे चलेगा, वो बोट ऐसे चलेगा, वगैरह वगैरह, जो मैं बचपन में खेल रहा था। जैसे रूल्स आप याद रखते हो उसी रूल के हिसाब से खेलते हो। इधर भी रूल्स याद रखना होता है, रूल्स के हिसाब से खेलना होता है। बस आपका प्रॉब्लम है कि आप मैथमेटिक्स को गेम ना समझ के सब्जेक्ट मानते हो, ये आपका प्रॉब्लम है। लेकिन असलियत में मैथ एक गेम है ना, रूल है, रूल मानना पड़ेगा। अच्छा बेटी, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, और अब हमें ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। अच्छा, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है भाई? 3/3 है ना, देखो 3 रो 3 कॉलम। बी का ऑर्डर क्या है बताओ? 3/2। 3/2, 3 रो 2 कॉलम। 3/2.
तो बताओ क्या दोनों में क्या a इंटू बी मल्टीप्लाई करना संभव है कि नहीं? क्या कैन वी मल्टीप्लाई a इंटू? यस, बिकॉज a का नंबर ऑफ कॉलम, b का नंबर ऑफ सेम। अच्छा, ये दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा, मानो उसका नाम C है, मानो उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 3/2। अरे है कि नहीं? हेलो, 3/2। 3/2। तो हमें बस ये C मैट्रिक्स निकालना है, क्लियर और नॉट, मतलब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको समझ में आ गया है यहाँ तक। मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। Yes. ओके, तो देखो इधर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखो ये था मैट्रिक्स ए जो कि ये लिखा है, ये है मैट्रिक्स बी जो कि ये लिखा है। अब जब मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे पहले से ही पता है जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर 3/2 रहेगा, मतलब 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्रिएट होगा। 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्रिएट होगा मतलब उसमें 3 रोज रहेंगे, 2 कॉलम्स रहेंगे। तो मैं ये जो न्यू मैट्रिक्स जो क्रिएट होगा उसका स्केलेटन तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया? स्केलेटन तैयार कर दिया। मेरे बात समझ में आ गया? A11, A12, A21, A22, A31, A32, यहाँ तक समझ में आया? हेलो 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 हेलो, अरे गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके, अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है? सर वो हाँ, अब सेकंड का जो सेकंड मैट्रिक्स का उसी के फॉर्म में आ गया। हाँ, वो तो कोइंसिडेंटली हो गया। ये तो कोइंसिडेंटली हो गया ना, तो कोइंसिडेंस, दैट इज कोइंसिडेंस प्योर बाय बाय लॉक, है ना, कि ए इंटू बी कर दिए तो बी का ऑर्डर का आ गया। ऐसा जरूरी नहीं है ना, कि मैं मानो बी ए का ऑर्डर लेता 3/3 और बी का ऑर्डर मानो लेता 3/4, दोनों को मल्टीप्लाई करने से सी का ऑर्डर क्या आ जाता? नहीं, मैं मानो 3/। नहीं, मैं मानो एक काम करता हूँ, ए का ऑर्डर में मानो ले जाता 4/3 एंड बी का ऑर्डर ले आता 3/4। अब जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता तो एक न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आता? 4/4, स्क्वायर मैट्रिक्स का 4। 4/4। तो क्या ये बी के साथ समान हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, ये बाय लॉक ऐसा हो गया है ना, क्लियर और नॉट? ओके, यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब क्या करेंगे हम? इनका वैल्यू निकालेंगे, A11, A12, A21, A22, A31, A32 का वैल्यू निकालेंगे। ओके, थोड़ा गहरा सांस लो, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ पढ़ोगे उसको पूरा ज़िंदगी भर याद रखना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है? तो अच्छा, हम यहाँ पर ये मैट्रिक्स को बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर एंड ये मैट्रिक्स को बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर, है ना। एंड ए बी डिफाइंड हो, अगर कहीं पर ए बी डिफाइंड हो गया तो इट डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट बी ए ऑल्सो डिफाइंड। मैंने एग्जाम्पल किया था ना, तो ये कन्फ्यूजन मत रहोगी, ए बी को डिफाइंड मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर बी ए को मल्टीप्लाई कर दूँ, सेम बात है ना, दे आर नॉट द सेम। आगे चल के पढ़ेंगे, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, आगे पढ़ेंगे, अलग अलग बात है। बस आपको ए के साथ बी मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले मैट्रिक्स ए को रखना है फिर मैट्रिक्स बी को रखना है, उल्टा नहीं, न रियल नंबर की तरह नहीं, क्योंकि इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। अभी प्री मतलब ये आगे रहेगा, पोस्ट मतलब ये पीछे रहेगा, जो सवाल में दे रखा है। मेरे बात समझ में आया? तो जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा इसका ये वाला एलिमेंट निकालेंगे। अच्छा, इसका ये वाला एलिमेंट न्यू मैट्रिक्स का कौन सा रो कौन सा कॉलम में आता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आता है न्यू मैट्रिक्स का, है ना। ओके, तो इसका वैल्यू में, तो इसका वैल्यू में कैसे निकालूंगा जरा सुनो। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। मेरे बात समझ रहे हो? फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, दोनों के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके फाइनली हमें उन प्रोडक्ट्स को ऐड करना होगा। मतलब क्या है, देखो, इसका फर्स्ट रो एंड इसका फर्स्ट कॉलम, दोनों के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। मतलब इसका 1 × 1 प्लस 2 × 0
प्लस 3 × 2। अरे मेरे बात समझ में आया भाई? कितना आया आंसर? ये 6 + 1 7। इसका वैल्यू क्या मिला? 7। मेरा बात समझ में आया? रूल समझ में आया? पहला बात। ओके, आगे चलते हैं। Yes, sir. आगे चलते हैं धीरे धीरे करके, धीरे धीरे हौले हौले चलते हैं। तरतर मत हो, तरतर मत हो, पूरा हौले हौले चलते हैं, हौले हौले चलते हैं, पूरा आराम से आराम से। बेटा अब निकालेंगे A12 का वैल्यू, ठीक है ना? अच्छा, तो A12 का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा ना? फर्स्ट देखो, पहला नंबर है 1, फिर नंबर है 2, है ना? फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो, हाँ 1, फिर दूसरे मैट्रिक्स का जो सेकंड कॉलम। मेरा बात समझ में आ रहा है? 1 2 Yes, है ना? sir. फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, दोनों के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। मतलब 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 1, कितना होगा ये नंबर? 5. 5। तो इसका वैल्यू आ गया 5। क्लियर और नॉट? 7 5। अब आते हैं नेक्स्ट। आप खुद बताओगे, अंदाजा लग चुका होगा। A21 का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कौन सा रो? सेकेंड रो, है ना? सेकेंड रो, मेरे बात समझ रहे हो? एंड दूसरे मैट्रिक्स का कौन सा कॉलम? फर्स्ट कॉलम। मेरा बात समझ रहे हो? कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई Yes, sir. करके ऐड करोगे। 0 × 1 प्लस Answer 2. 2 × 0 1 to 2, है ना? ओके, अच्छा अब आते हैं 822 का वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, 822 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो, दूसरा मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, है ना? वही करें, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। अच्छा, अब निकालेंगे A31। A31 निकालने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कौन सा रो? Third row. Third row. सेकेंड मैट्रिक्स का कौन सा कॉलम? First column. हाँ, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। So first column. सॉरी फर्स्ट कॉलम, सॉरी, गॉट इट। अच्छा, A32 निकालने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो, यस सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर। ओके, तो फाइनली एक रूल यहाँ से क्रिएट होता है। क्या रूल क्रिएट होता है? देखो भाई, सपोज A मैट्रिक्स है एंड सपोज A मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n, तो मैं सपोज उसको लिखता हूँ Aij स्क्वायर ब्रैकेट, थोड़ा ऑर्डर उसका m/n, मतलब मैट्रिक्स A का ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट को मैं बोल रहा हूँ Aij, और मैट्रिक्स B ले रहा हूँ एंड उसका ऑर्डर मानो n/p है ना? और B का एलिमेंट को मैं ऐसे रेफर कर रहा हूँ Bij n/p, है ना? उसका ऑर्डर n/p। अब जब मैं मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्या ये मल्टीप्लिकेशन संभव है? हाँ संभव है। A का नंबर ऑफ कॉलम B का नंबर ऑफ कॉलम बराबर है ना? तो जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा, मानो वो मैट्रिक्स C है, लेट C, और उसका जो एलिमेंट ith रो jth कॉलम वाले एलिमेंट को मैं मानो Cij बोल रहा हूँ, है ना? एंड उसका ऑर्डर क्या होगा भाई? m/p होगा। मेरा बात समझ रहे हो? क्या उसका ऑर्डर होगा? हेलो, m/p होगा। क्लियर और नॉट? तो Yes. ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो न्यू मैट्रिक्स मिला C मैट्रिक्स, उसका अगर मुझे ith रो एंड jth कॉलम वाला एलिमेंट का वैल्यू निकालना हो, मतलब Cij, है ना? Cij क्या है? जो प्रोडक्ट करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स मिला उसका ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, मैट्रिक्स A का ith रो, हाँ मैट्रिक्स A का ith रो एंड मैट्रिक्स B का jth कॉलम। मेरा बात समझ रहे हो? ith रो ऑफ मैट्रिक्स A एंड jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B। अरे मेरे बात समझ रहे होगी नहीं? हेलो गेट इट? ith रो मैट्रिक्स Yes, A, sir. jth कॉलम मैट्रिक्स Yes, B, sir. इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे। क्लियर और नॉट? तो मैं लिख देता हूं यहीं पर
व्हाट इज Cij? Cij is equal to sum of the products of the corresponding elements of ith row of matrix A and jth column of मैट्रिक्स बी, है ना, क्लियर और नॉट। तो हमें Cij का वैल्यू मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया, राइट, क्लियर। तो इसको हम कैसे लिखते हैं और इसको कैसे लिखते कैसे हैं? Cij सिंबॉलिकली इज इक्वल टू समेशन ए आई आर इंटू बी आर जे, क्लियर और नॉट। मतलब क्या ना, मैट्रिक्स ए का ith रो वाले सारे एलिमेंट एंड मैट्रिक्स बी का jth कॉलम वाले सारे एलिमेंट, उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट को क्या कर देंगे फाइनली? सॉम, है ना, समेशन मतलब सॉम, ऐड करेंगे। मेरा बात समझ में आ गया क्लियरली? हेलो हेलो, गॉट इट और नॉट गॉट इट? Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. ओके, Sir, एक Yes. example. एग्जाम्पल कीबा अभी ये कीबा और एक और करेंगे क्वेश्चन आगे चल के, और करेंगे आगे चल के क्वेश्चन। देखो सुनो सुनो मेरे बात, और एक एग्जाम्पल करते हैं अभी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये जो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है, पहले ना उसने लॉन्ग मेथड में किया है, लेकिन आपको उस मेथड में नहीं करना है, टाइम वेस्ट होता है उस मेथड में। फिर उसने उसमें शॉर्टकट मेथड में किया, तो शॉर्टकट मेथड में आपको करना है। लॉन्ग कट मेथड क्या है? पूरा इंडिविजुअली आप A11, A12, A13, A21, A22, A31, A32 का वैल्यू निकालो, जैसे उसने निकाला। कैसे किया देखो बेटे, ध्यान से देखो, सब देख रहे हो स्क्रीन को मेरा? ओके, Yes. अच्छा, A11 का वैल्यू निकालने के लिए उसने क्या किया, मतलब जो प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स का निकालने के क्या किया ना, पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, नहीं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर। देखो वही क्या है, 1 2 3 एंड इसका पहला कॉलम 1 0 2, मेरा बात समझ रहे हो? दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, क्लियर और नॉट? 7। उसी तरह A12 क्या करोगे, पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट Yes, sir. रो, दूसरा मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड रो, दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ऐसे कर करके करा। लेकिन लास्ट को हम ऐसे ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे। ये डायरेक्ट ये वाला एलिमेंट का वैल्यू तो हमें निकाल पाएंगे, 1 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 2, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 1, है कि नहीं भाई? ओके, आगे चलते हैं, निकल दोगे? चलो भाई कर सकते हो? ओके, चलो चलो करके निकालो, मुझे निकाल के दो। ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या होगा। AB को मल्टीप्लाई करो, पहले तो बताओ AB डिफाइंड है कि नहीं, फिर मल्टीप्लाई भी करो। Yes, sir. Defined. Yes. डिफाइंड है? Yes, sir, defined. ओके, वेरी गुड। मल्टीप्लाई करने से जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका क्या ऑर्डर होगा? 2/2, Plus 2. 2/2 है ना, 2 + 2। ओके, क्लियर। तो स्केलेटन उसका बना, स्केलेटन ना बना के अगर डायरेक्ट भी नंबर उसमें मल्टी कैलकुलेट करके लिखोगे तो भी चलेगा, तो लिखो। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करना है ना। Sir, new matrix will be 4 1 minus 2 1 4 1 -2 -1. -1। ओके, अच्छा BA मल्टीप्लाई करो, BA मल्टीप्लाई करो। सबको करना आता है कि मैं करूँगा? Sir, PA 1 4 1 2. 1 4 1 2, वेरी गुड। तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया कैसे करना होता है
न्यू मैट्रिक्स का ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट में कैसे निकालूंगा ना, जो प्री मल्टीप्लायर उसका ith रो वाला एलिमेंट्स एंड जो पोस्ट मल्टीप्लायर उसका jth कॉलम वाला एलिमेंट्स का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा। मेरा सुनो ना, प्री मल्टीप्लाई का ith रो एंड पोस्ट मल्टीप्लाई का jth कॉलम पे कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा। ओके, वेरी गुड। अच्छा, क्या ए बी बी ए बराबर आया क्या? जरा चेक करो, क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? नो सर, नो, राइट। नो। देखे ना, अभी बोल रहा था ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। ऑलवेज क्यों बोल रहा हूँ बेटे? अभी एक एग्जांपल दूंगा, वहां पर कम्यूटेटिव हो जाएगा, वहां पर ए बी बी ए बराबर आ जाएगा, तो नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव है ना, तो उसके बारे में बाद में देखेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। अच्छा, टाइम हो गया ना आपका 9:40। कितना बजे क्लास है? नेक्स्ट क्लास 9:40 में नेक्स्ट क्लास है। अच्छा, और 2 मिनट। अच्छा, ये और 2 मिनट में तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, ऑलरेडी खाली पढ़ लेते हैं ना। देखो, ऑलरेडी बोल चुका हूँ। यस सर। इफ द प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट, अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी ए विल ऑल्सो एग्जिस्ट। अगर ए बी डिफाइंड है तो इसका ये मतलब नहीं कि बी ए भी डिफाइंड होगा, है ना। अभी हमें एग्जाम्पल देखिए, ए का ऑर्डर 3/4 है, बी का ऑर्डर 4/2 है। ए बी डिफाइंड है ना, क्योंकि देखो 4 3 बराबर है। ए बी इज डिफाइंड, लेकिन क्या बी ए डिफाइंड है? जरा देखो, क्या बी ए डिफाइंड है? क्या बी का नंबर ऑफ कॉलम्स ए का नंबर ऑफ रो सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, क्लियर। तो अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, नॉट नेसेसरी। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ओके, सेकंड बिट, इफ द प्रोडक्ट्स ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट। मानो ए बी बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मानो ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्रोडक्ट शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। तो इसका ये मतलब नहीं कि ए बी एंड बी ए दोनों का ऑर्डर सेम होगा जबरदस्ती। अगर सपोज ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा, है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ बेटे, ए बी का ऑर्डर सपोज लेते हैं 2/3 एंड बी ए का ऑर्डर ले जाते हैं, बी का ऑर्डर ले जाते हैं 3/2। बेटा यहाँ पर ए बी डिफाइंड है ना, ए बी डिफाइंड है ना, ए बी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ए बी जो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो डिफाइंड है ना, क्या होगा उसका ऑर्डर? 2/2 है ना। अच्छा, बी ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, कितना बताओ? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, उसका ऑर्डर क्या होगा? ये जो न्यू मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3। रिजल्टेंट विल बी 3/3 ऑर्डर। तो यहाँ पर ए बी बी ए दोनों 3/3। हाँ, यहाँ पर ए बी बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन दोनों का ऑर्डर भी सेम नहीं, तो जबरदस्ती नहीं है। हो सकता है दोनों का ऑर्डर सेम भी हो भी सकता है दोनों का ऑर्डर सेम भी ना हो। ए बी बी ए दोनों का ऑर्डर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, पूरा लास्ट पॉइंट, इफ द प्रोडक्ट्स ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट। मानो ए बी बी ए दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर गया एंड मानो दोनों का ऑर्डर भी सेम आ गया, मतलब ए बी बी ए दोनों एग्जिस्ट कर गए, ए बी बी ए दोनों का ऑर्डर भी सेम आ गया मानो, देन ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे शुड बी इक्वल। उसके बाद भी ये नेसेसरी नहीं है कि वो दोनों इक्वल मैट्रिसेस होंगे। अभी एग्जांपल किए भाई, देख लो, हमने ए बी दिया था, हमने ए बी भी निकाल दिए, बी ए भी निकाल दिए। अब देखो ए बी बी ए दोनों का ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर भी दोनों का सेम है, दोनों 2/2 है, लेकिन फिर भी दोनों इक्वल हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं ना। लेकिन कल के क्लास में आपको 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा जब ए बी बी ए इक्वल भी हो रहे हैं, और यहाँ से मतलब पता चल रहा है कि इन सम केसेस ए बी एंड बी आर इक्वल, इन अदर केसेस ए बी एंड बी आर नॉट इक्वल। और कल हम कंटिन्यू करेंगे। खाली बोल देता हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल मैट्रिसेस इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। ये थॉट ऑफ द डे, आज रात को आप सोचोगे उसके ऊपर। कोई भी 2 डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑलवेज कम्यूटेटिव है। देखो ये यहाँ पर एक डायगोनल मैट्रिक्स देख रहे हो, अरे ये डायगोनल देख रहे हो, उसका नॉन डायगोनल 0 है, बी भी देखो डायगोनल, उसका मतलब नॉन डायगोनल वाले 0 है ना, और यहाँ पर ए बी बी ए बराबर है। तो इससे एक बात निकल के आ जाता है, नोट कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव।
चलो, थैंक यू गाइस, टुमारो, लेट्स सी टुमारो।